आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर काबीना में बड़ा फेरबदल। गवर्नर एनएन वोहरा ने दिलाई 8 वुज़रा को हलफ। बीजेपी कोटे से 6 जबकि बीजेपी कोटे से 2 वुज़रा ने ली हलफ। नई काबीना में कविंद्र गुप्ता होंगे नायब वजीर आला। बीजेपी के 3 और पीडीपी के 1 वजीर को मिला कैबिनेट रैंक। सत शर्मा, सुनील शर्मा और खलील बंद के कद में हुआ इजाफा। कठुआ एमएलए राजीव जसरोटिया को वजीर बनाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल। पार्टी ने पूछा, एक ही मामले में क्यों अपनाया जा रहा है दोहरा रवैया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 शहरी की भी मौत। एनकाउंटर के बाद पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में इंटरनेट पर रोक। और कठुआ रेप और कत्ल मामले को लेकर चौधरी लाल सिंह की रैली। मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। कठुआ के मुख्तलिफ मकामात पर निकाला जुलूस। सुनील कुमार शर्मा, आई शक्तिराज परिहार, मैं सतपाल शर्मा, आई राजीव जसरोटिया, मैं मोहम्मद खलील बंद, आई देवेंद्र कुमार मन्याल। तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की सरकार में आज 8 वुज़रा को गवर्नर एनएन वोहरा ने हलफ दिलाई। जैसे कि उम्मीद थी कि नई काबीना में कविंद्र गुप्ता नायब वजीर आला होंगे। कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के 6 और पीडीपी के 2 वुज़रा ने हलफ ली। मैं सुनील कुमार शर्मा, आई शक्तिराज परिहार, मैं सतपाल शर्मा, आई राजीव जसरोटिया, मैं मोहम्मद खलील बंद, आई देवेंद्र कुमार मन्याल। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। कन्वेंशन सेंटर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में गवर्नर एनएन वोहरा ने सबसे पहले कविंद्र गुप्ता को हलफ दिलाई। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं। गांधीनगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कविंद्र गुप्ता अभी तक कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे पर फायज थे। आज उन्होंने वजीर की हैसियत से हलफ ली। कविंद्र गुप्ता रियासत के नए नायब वजीर आला होंगे। अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। जिन नए चेहरों को काबीना में शामिल किया गया उनमें जम्मू वेस्ट के रुकन असेंबली और बीजेपी के रियासती सदर सतपाल शर्मा का नाम काबिले जिक्र है। मैं सतपाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कविंद्र गुप्ता के बाद बीजेपी की जानिब से उन्होंने ही हलफ ली। सत शर्मा को कैबिनेट वजीर का दर्जा दिया गया है। सत शर्मा के वजीर बनने के बाद नए रियासती सदर के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि आरएसएस के करीबी किसी लीडर को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। साबिक काबीना में ट्रांसपोर्ट महकमे का आजाद चार्ज संभाल रहे सुनील शर्मा की तरक्की हुई है। किश्तवाड़ से रुकन असेंबली सुनील शर्मा अब कैबिनेट वजीर होंगे। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। जिन नए चेहरों को काबीना में शामिल किया गया है उनमें देवेंद्र कुमार मन्याल, देवेंद्र कुमार मन्याल, राजीव जसरोटिया, आए राजीव जसरोटिया और शक्तिराज परिहार शामिल हैं। आई शक्तिराज परिहार। तीनों ही लीडरान अपनी कारकर्दगी से आला क़यादत को मुतासिर करने में कामयाब रहे। सांबा के रुकन असेंबली देवेंद्र कुमार मन्याल, कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया और डोडा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शक्तिराज परिहार को मुमलिकती वजीर का दर्जा मिला है। बीजेपी के अलावा पीडीपी कोटे के 2 वज़रा को भी हलफ दिलाई गई। पुलवामा के एमएलए मोहम्मद खलील बंद को नई काबीना में कैबिनेट वजीर का दर्जा मिला है। मैं मोहम्मद खलील बंद। मोहम्मद खलील के अलावा सोनावार असेंबली हल्के से पीडीपी एमएलए
मोहम्मद अशरफ मीर को मुमलकती वजीर बनाया गया। I, Mohammad Ashraf Mir, do swear in the name of God. ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आज ये काबीना की तश्कील की गई है और नए चेहरों को शामिल किया गया है। देखना यह होगा कि नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं उससे क्या कुछ तब्दीली आती है। और अभी तक पोर्टफोलियोज जो हैं दरअसल वो तकसीम नहीं किए गए हैं, तो जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं उन्हें क्या क्या पोर्टफोलियो दी जाती है ये भी देखना काफी अहम होगा। क्योंकि पीडीपी अगर क्या उससे बात की जाए तो 2 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने हलफ ली है और उसके साथ साथ 6 जो हैं वो बीजेपी के कोटे से हैं जिन्होंने हलफ ली है। और उसके बाद अभी पोर्टफोलियो जो है उनकी तकसीम होना जो है वो बाकी है। कठुआ रेप और मर्डर मामले के बाद ये दरअसल काबीना की तश्कील की गई है और ये बदलाव किए गए हैं। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बीजेपी और पीडीपी की अगर बात करें तो आपसी रिश्ते जो हैं वो इस तरह से बेहतर शायद नहीं है। अब काबीना में फेरबदल के बाद देखना यह होगा कि बीजेपी और पीडीपी के जो रिश्ते हैं क्या उनमें मजबूती आती है, क्या उनमें कोई बदलाव आता है। तो बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव ने कहा है कि रियासती काबीना में मौजूदा रद्दोबदल का कठुआ मामले से कोई लेना देना नहीं है। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सहाफियों से बात करते हुए राम माधव ने कहा कि मामले की सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा करने को पार्टी मुखालिफ नहीं करार दिया जा सकता। बीजेपी के नए वुज़रा की हलफ बर्दारी के साथ ही नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नई काबीना में कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया को भी शामिल किया गया है। राजीव जसरोटिया पर भी उस रैली में शामिल होने का इल्जाम है जो कठुआ मामले के मुल्जिमों के हक में निकाली गई थी। हल्फ बर्दारी के बाद जब राम माधव सहाफियों से मुखातिब हुए तो सबसे पहला सवाल उनसे जसरोटिया के मुताल्लिक ही किया गया। वाज़ेह हो कि साबिका काबीना में शामिल लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। कठुआ मामले पर दोहरा रवैया अख्तियार किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए राम माधव ने कहा कि सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता। साबिका काबीना में मुमलकती वजीर रही प्रिया सेठी को हटा दिया गया है, लेकिन उनकी जगह किसी और खातून को वजीर न बनाए जाने पर भी बीजेपी बैकफुट पर है। राम माधव ने कहा कि पार्टी ख्वातीन की फलाह बहबूद को लेकर पुरअज़्म है। वहीं नायब वजीर आला ओहदे पर फायज हुए कविंद्र गुप्ता ने कहा कि रियासत के तीनों खित्तों की तरक्की हुकूमत की पहली तरजीह होगी, जबकि साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह को उम्मीद है कि नए मेंबरान अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। जम्मू कश्मीर हमारे जो तीनों खित्ते हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर, सभी के लिए सरकार काम करेगी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम सब के योगदान से, टीम वर्क के माध्यम से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ बदलेगी और अच्छा समय आएगा। तसल्ली है कि 3 साल में छोटे से समय में सभी चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए हमने अच्छा काम करने की कोशिश की है। बाकी तो आने वाला समय अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर सकता है। काबीना के रद्दोबदल से साफ है कि बाली भगत और प्रिया सेठी का कद कम हुआ है। दोनों को नई काबीना में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा पीडीपी कोटे के हक खान से भी इस्तीफा ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि काबीना में शामिल नए वुज़रा अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी दयानतदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नई टीम नए जोश और वलवले के काम रियासत की बेहतरी के लिए काम करेगी। ये दरअसल उन्होंने कहा। एक नई टीम आई है और जिस तरह पुरानी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया था, अब नई टीम आई है, यंग है, एजुकेटेड है। मुझे उम्मीद है कि ये पहले से भी बेहतर काम करेंगे। और वहीं सीनियर वजीर और हुकूमत के तर्जुमान नईम अख्तर ने भी नए वुज़रा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत में शामिल दोनों पार्टियों के वुज़रा रियासत और आवाम की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। नईम अख्तर साहब हैं सर, आज पीडीपी में 2 नए चेहरे आ गए और बीजेपी में भी काफ़ी नए चेहरे आ गए, इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा है, जितने नए चेहरे आ जाएं, नए ख्यालात लेके आ जाएंगे, नया फोकस लेके आ जाएंगे। हमारे 3 साल हो गए, 3 साल अभी बाकी हैं।
जो हमारे से अभी रुखसत हो गए हमारे कैबिनेट से, वो भी हमारे हिस्सा हैं। सभी सरकार तो सबको चलानी है, सरकार सिर्फ मिनिस्टर नहीं चलाता है। तो कभी एक आते हैं, कभी दूसरे आते हैं। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँगा, लेकिन सरकार चलेगी, स्थिर सरकार चलेगी, गुड गवर्नेंस को लेके। निर्मल सिंह का जाना आपको लगता है कहीं ना कहीं धक्का है बीजेपी को गवर्नमेंट में, जिस तरह से उनका रोल रहा पिछले कुछ 3 सालों में? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम कविंदर गुप्ता जी ने किया है। स्पीकर आगे भी करते रहेंगे, मुझे कोई नहीं है। लेकिन संघ की जिस तरह से विचारधारा से जोड़ा जाता है कविंदर गुप्ता को, जिस तरह से रोंगिया इसके मसले में बोला, उनसे पूछिए आप, लेकिन हमारे लिए सब एक समान है। ये है नईम अख्तर जिनका कहना है कि उनके लिए सब एक समान है, कोalition के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जो नई टीम है वो अच्छा काम करके दिखाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। तो काबीना के मौजूदा रद्दोबदल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत कठुआ मामले को लेकर तजज़ुब में का शिकार है। उमर ने राजीव जसरोटिया को काबीना में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ही मामले में 2 वज़रा इस्तीफा देते हैं, जबकि दूसरे को इसी काम के लिए वजीर बनाकर नवाजा जाता है। और उधर पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद सागर ने भी कठुआ में मुलजिमों के हक में निकाली गई रैली में शामिल एमएलए को वजीर बनाए जाने पर सवाल उठाया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना में रद्दोबदल हुकूमत का हक है, लेकिन अखलाकी तौर पर सरकार की छवि दागदार हुई है। और वहीं पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि मौजूदा रद्दोबदल से सरकार की छवि नहीं बदलने वाली। जी सलाम से बात करते हुए कहा कि 3 साला दौर इख्तिदार में पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद ने समाज में इंतशार पैदा कर दिया है। हमारे साथ देवेंद्र राणा हैं बात करने के लिए। सर, आज बीजेपी के नए चेहरे लाए गए और ये दावा किया गया है कि अब जो लोगों के मसले हैं हल होंगे। 3 साल बीत चुके हैं, कैसे देखते हैं? फेरबदल दोनों दलों का एक आंतरिक मामला है। कौन सरकार में होता है या नहीं होता है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सरकार का एक फर्ज बनता है कि लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं पे खरी उतरे। पिछले 3 बरस में इस सरकार उस मामले में विफल हुई है। जो वादे इन्होंने लोगों से किए वो पूरे नहीं हुए और जम्मू कश्मीर में एक ऐसी बदअमनी की फिजा इन्होंने कायम की है जहां भाई को भाई पे शक होना शुरू हो गया है और उसके जिम्मेवार ये हैं। कहीं ना कहीं कविंदर गुप्ता को इतने खराब हैं, आज हालात इतने खराब हैं कि अगर फौरी तौर पे इकदाम नहीं उठाए गए तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे तारीखी मरहले पे पहुंचे जो शायद हम सब के लिए एक बाइस शर्मिंदा। स्पीकर से नायब वजीर आला बनाए गए कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि इत्तेहाद के उसूलों की पूरी ईमानदारी से पासदारी की जाएगी। हलफबर्दारी के बाद जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के सभी समाज और फलाह बहबूद के लिए काम करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ कविंदर गुप्ता हैं, अभी अभी शपथ ग्रहण किया है और डिप्टी सीएम की पोस्ट पे ये काबिज होंगे। सर, किस तरह से देखते हैं? मैं इसको अपने चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और उनके विश्वास पर मैं खरा होता हूं। ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, पार्टी लाइंस को छोड़ के आपने हमेशा जम्मू के हितों की बात उठाने की कोशिश की और जब किसी ने बात नहीं की तो आपने कहा रोंगियास का जो यहाँ पे खतरा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आपका क्या स्टैंड है? इस सरकार में जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारे जो तीनों खित्ते हैं, तीनों खित्तों का विकास हो और जो कोलिशन जिस पर हमने सरकार बनाई थी, कोलिशन धर्म को निभाते हुए सब काम अच्छा किया जाएगा। कठुआ का रसाना केस को किस तरह से देखते हैं आप? आपका क्या स्टैंड? चलिए, अपनी अदालत में जा चुका है, मुझे लगता है इसके बारे में चर्चा नहीं। पार्टी को साथ लेके चल पाएंगे आपको लगता है? आज मेरा है सब समाज पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। कविंदर गुप्ता जिनका कहना है पार्टी को साथ लेके चलना उनकी प्राथमिकता होगी और उनको उम्मीद है जो पार्टी ने भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू।
और वहीं पहली मर्तबा काबीना में शामिल किए गए सत शर्मा ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया कि रद्दोबदल से दरअसल पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कारकुनान को नई नई तरह की जिम्मेदारी देने की पॉलिसी पर अमल करती है। शपथ ग्रहण किया है सची, किस तरह से देखते हैं इस नए चैलेंज को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 3 वर्ष का अंतराल हुआ है। एक सशक्त सरकार हम लोगों ने दी। जब 3 वर्ष पूर्ण हुए थे, एक बढ़िया सरकार हम लोगों ने दी थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए आगामी आने वाले समय में जो इस प्रदेश के लिए चुनौतियां हैं या जो मैं समझता हूँ, खासतौर पर 2019 का चुनाव है, 2000 और उसके बाद 2020 अंत में या 2021 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री पद पर हैं, चाहे सरकार में हैं, चाहे वो पार्टी के हैं, हम सभी कार्यकर्ता सक्षम हैं पार्टी के विस्तार को लेकर, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर। डिप्टी सीएम के खिलाफ जो कार्रवाई की गई निर्मल सिंह के खिलाफ, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है कि पार्टी में जो एक तरह से हम कहेंगे लॉबीइज्म है वो खत्म होगा? पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। 3 वर्ष के अंतराल में जो सरकार चली है, अब यही कार्यकर्ता पार्टी में दूसरे ओहदों पर जो है वो आएंगे और वहां पर एक डेवलपमेंट का अच्छा वातावरण जो 3 वर्ष के अंतराल में बना है। और अब सरकार में जो पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता थे वो सरकार का काम चलाएंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। 25 लोगों में से पिछली बार 10 लोगों को जो था मौका मिला था, 8-10 लोगों को अभी मौका मिलेगा और आगामी आने वाले समय में। और ये कोई परफॉर्मेंस बेस सेटअप नहीं होता यहाँ पर। और किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे के ऊपर जो एक्स मंत्री है वो भी आज यहाँ, जो दूसरे विधायक जो मंत्री नहीं चुने गए वो भी आज यहाँ है। क्या आपको किसी मंत्री के या जो को ड्रॉप किया गया है क्या? पुराने जो चेहरे थे, किसी भी कार्यकर्ता को परफॉर्मेंस के बेस पर ड्रॉप नहीं किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं थी। 3 वर्ष का अंतराल भारतीय जनता पार्टी के अंतराल के समय में अगर उसका आप कंपैरिजन 71 वर्ष के साथ पिछली दूसरी सरकारों के साथ करेंगे, you will find the difference. और this is what the party has been showing. और वहीं देवेंद्र सिंह मन्याल ने कहा है कि नई जिम्मेदारियां किसी चैलेंज से कम नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली हल्के की तरक्की के साथ साथ रियासत के दूसरे हिस्सों की तरक्की के लिए काम करना उनकी पहली तरजीह होगी। हमारे साथ देवेंद्र सिंह मन्याल हैं, बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की शपथ ग्रहण की है। मन्याल साहब, किस तरह से देखते हैं आप, आज आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, कितना चैलेंजिंग समझते हैं? देखिए, मैं बीजेपी का एमएलए हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी में कार्यकर्ता के लिए हमेशा चैलेंज रहता है काम करना। हमने लोगों की सेवा की है, आगे भी लोगों की सेवा करेंगे। पहले एमएलए बन के सेवा कर रहे थे, अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के पूरे राज्य की जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं जिस तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सेवा की, इसी तरह जो अपने राज्य के लोग हैं उनकी भी सेवा करेंगे। इससे पहले बीजेपी के ऊपर खासा गुस्सा था जम्मू के लोगों को, जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाई। अब आपको लगता है जो नए चेहरे आपके साथ आए, अब बेहतर काम होगा? देखिए, ना तो जम्मू के लोगों में गुस्सा था और ना कोई नाराजगी थी। शायद अब मुझे पता नहीं है आप ये बात कहाँ से कह रहे हैं। अगर मैं आपको डाटा दूं, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं, अभी मैं पहले बात कर रहा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग अभी 150 करोड़ की सीआरएफ की रोड्स आई हैं, पीएमजीएसवाई की रोड्स आई हैं, पीएचई का काम हुआ है। मेरा सवाल इसीलिए था कि जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह को इस वक्त डिप्टी सीएम की पोस्ट से हटाया गया है, क्या आप उसको सही कदम समझते हैं पार्टी का? जी देखिए, पार्टी की कोई पॉलिसी होती है, पार्टी के कोई अपने नियम होते हैं, काम करने का तरीका होता है। पार्टी ने जो भी, अब मैं एमएलए था, मुझे मंत्री बनाया है, तो कुछ कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड गया ना, आपने काम अच्छे किए, आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। जिनका रिपोर्ट कार्ड नहीं था ठीक, कार्रवाई उनके खिलाफ? नहीं, मैं नहीं समझता। मुझे ये लगता है कि पार्टी में 25 में से ज़्यादातर विधायक जो थे वो पहली बार बने थे और पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि हर विधायक को थोड़ी जो एक्स्ट्रा एक ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, ताकि आने वाले समय में, एक बात मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में चाहे वो 3 साल के बाद इलेक्शन है, जब भी होंगे, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सिवा सरकार नहीं बनेगी।
डोडा के एमएलए शक्ति परिहार का शुमार असेंबली के खुबरू स्मार्ट मेंबरान में होता है और इलाके की तरक्की और लोगों के मसाइल को लेकर वो काफी मुतहर्रिक रहते हैं। नए चेहरों को मौका देने की पॉलिसीज पर अमल करते हुए बीजेपी ने उन्हें भी वजीर बनाया है। अपने ऊपर भरोसा जाहिर करने के लिए उन्होंने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पसमानदा अजला की तरक्की पर उनका खास फोकस होगा। बीजेपी में नौजवान चेहरे भी शामिल किए गए हैं और उसकी ताज़ा मिसाल है शक्ति परिहार, जो नौजवान चेहरे हैं और एनर्जेटिक डोडा में बड़ा अच्छा काम किया। कैसे देखते हैं इस नई जिम्मेदारी को? सर, मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने आज हम पे भरोसा करके मुझे यहाँ डोडा से मंत्री बनाया है। मैं अश्योर करूंगा कि जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस और पार्टी के एक्सपेक्टेशन हम लोगों से हैं, हम प्रयास करेंगे कि उस पर हम खरा उतर सकेंगे। और जहां तक डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो आप जानते हैं कि फॉर फ्लंग एरिया है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है और उसमें काम करने की काफ़ी गुंजाइश है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं दिन रात मेहनत करके उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। शक्ति जी, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं आपकी, क्योंकि नौजवानों ने हमेशा आपको साथ दिया है, आप भी नौजवान हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा रहा है उसके लिए आप काम कर रहे हैं? हमने अक्सर ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट के अंदर और उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो एरसवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, चनाब बेल्ट में है, उनका काम जल्द से जल्द शुरू हो सके और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको। एक आखिरी सवाल, चनाब वैली में जिस तरह से बीजेपी को इस बार काफी सीटें मिली और आपको लगता है जिस तरह से आपको मौका दिया गया है और अगली जो चुनाव आने वाले हैं वो चनाब वैली पे अगली बार इससे ज्यादा मिलेंगी, आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा। पीडीपी कोटे से वजीर मुमलकत के तौर पर हलफ लेने वाले अशरफ मीर ने कहा है कि पार्टी क़यादत की उम्मीदों पर खरा उतरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अशरफ मीर को हक खान की जगह वजारत में शामिल किया गया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत में तजुर्बे, जोश और जज्बे का अच्छा इम्तिजाज है। जिस तरह से इस वक्त 2019 का इलेक्शन आने वाला है उसको देखते हुए जिस तरह बीजेपी ने फेरबदल किए हैं, अब पीडीपी को भी पार्टी को मजबूत करना है आने वाले दिनों में। पीडीपी तो ऑलरेडी मजबूत है, हमें कहीं मुझे नहीं लगता हमें कोई कमी पेशी इस वक्त है। हमारा यंग टीम है, नया टीम है, पुराना भी है, ओल्ड गार्ड भी है। मुझे लग रहा है चेंज इज मस्ट अच्छा है। महबूबा जी की सदारत में आपको लगता है कि पार्टी ने अच्छा काम किया है और इसमें चेंज की संभावना नहीं? आप देखिए ग्राउंड पर अभी आने वाले इलेक्शन में आपको पता चलेगा, जब हमारी कैंपेन चलेगी, काम बहुत हुआ है और जमीन पर दिखाई दे देगा। मुझे लग रहा ठीक है, जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उसके लिए तैयार हैं? क्या मंत्रालय आपको मिल सकता है उसके बारे में? एक अच्छा चैलेंज है, एक अच्छा मौका मिला है प्रूव करने का। मुझे लग रहा है हम कोशिश करेंगे। हम ऑनरेबल सीएम ने हम पर एतमाद डाला है, मैं उनका ज़ाती शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है अच्छा काम कर पाएंगे। और काबीना रद्दोबदल से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो है डॉक्टर निर्मल सिंह। माना जा रहा है कि वो इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। साबिका काबीना में नायब वजीर आला के अलावा उनके पास कई अहम ओहदे थे जो उनसे ले लिए गए। दिल्ली से वापसी के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए वुज़रा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए, पार्टी का ये फैसला है कि अभी थोड़ी रोल बदलेगा, उसी के मद्देनजर मैंने कल अपना इस्तीफा दिया है गवर्नर साहब को। 3 साल सरकार चली है, अच्छी सरकार चली है, नए लोग हैं, पार्टी ने सोच समझ के उनकी जो नियुक्ति की होगी और अच्छा काम करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। तो हम आपको बताएं कि अभी आपने सुना निर्मल सिंह को, और सबसे ज्यादा अगर किसी पे असर पड़ा है इस पूरे काबीना के रद्दोबदल से तो सबसे मुतासिर वही हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है डेप्यूटी सीएम थे और कई और अहम जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर थीं और वो जिम्मेदारियां उनसे ले ली गई हैं। और जो नई काबीना अब तैयार की जा रही है, अभी तक पोर्टफोलियोज दरअसल नहीं तकसीम किए गए हैं, उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये जो नई काबीना है ये बनते ही दरअसल ये कंट्रोवर्सी में आ गई है। और अगर खासतौर पर बात की जाए कठुआ के जो एमएलए हैं, जिस तरह से उनको शामिल किया गया है काबीना में जसरोटिया को, उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 और जो मिनिस्टर्स थे उनको दरअसल हटाया गया था, ये कहते हुए कि वो दरअसल उस मार्च में शामिल थे जो मुलजिमों की हिमायत में किए गए थे और उसमें जसरोटिया भी शामिल थे, तो उन दोनों को हटाया गया, इनको शामिल किया गया। ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह से उस जो पूरा इंसिडेंट था उसको इंसाफ दिलाता है? हमारे साथ
ज्यादा बात करने के लिए राजन वैद हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजन, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि रद्दोबदल तो कर दिया गया है, लेकिन अभी पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। क्या उम्मीद जताई जा रही है, किसको क्या मिल सकता है? जी बुशरा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज ये अभी हल हुआ है, उसके बाद ही दो जो सवाल जो चर्चा में आ गए वो ये थे कि अब सत शर्मा को जिस तरह से कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो उनकी जगह पे पार्टी के सदर कौन होंगे, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए सदर का चुनाव बहुत अहम है। और उसके साथ साथ जो राजीव जसरोटिया को शामिल किया गया, उसके बाद सियासत यहाँ पे गर्मा गई है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जब वो लाल सिंह के साथ उस हिंदू मंच रैली में मौजूद थे, तो इस तरह से पार्टी ने उनको क्यों काबिनेट में शामिल किया है। कई तरह के हल के बाद सियासत यहाँ पे शुरू हो चुकी है, अलग अलग बयान आए हैं। लेकिन इसी के बीच जो आपने पूछा पोर्टफोलियोज का, अभी भी जो हमारी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी बीजेपी के जो आला कमान के जो लीडर हैं, चाहे राम माधव है, अविनाश राय खन्ना है, और जो अभी नायब वज़ीर-ए-आला बने हैं कविंदर गुप्ता, एक मीटिंग में बैठे हैं और इसी बात पे चर्चा हो रही है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। लेकिन जो जराये के हवाले से खबरें आई हैं, जिस तरह से पावर का महकमा डॉक्टर निर्मल सिंह के पास था, वो कविंदर गुप्ता को मिल सकता है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्री का जो चंद्र प्रकाश गंगा के पास था, उनके वहां पे रिजाइन करने के बाद वो सत शर्मा को मिल सकता है। और देवेंद्र सिंह मन्याल को जो है वो सेहत का महकमा मिल सकता है, क्योंकि बाली भगत को भी काबीना से ड्रॉप किया गया है। तो ये अभी अटकलें हैं, लेकिन सही फैसला इसमें कब तक आएगा ये अभी कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बहुत सारी सियासत चल रही है, क्योंकि अपने जो वो चाहते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे रद्दोबदल को अगर हम देखते हैं तो दो ऐसे नाम हैं। एक तो हम जसरोटिया की बात करें, जाहिर सी बात है वो भी उस मार्च में शामिल थे जो निकाला गया था मुलजिमों की हिमायत में, और उसके साथ साथ कविंद्र गुप्ता का नाम, जो दरअसल आरएसएस आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ रोहिंग्यास को लेकर भी उनका मुतनाज़ बयान सामने आया था। तो ऐसे में इन दो चेहरों को जो शामिल किया गया है और अहम जिम्मेदारी जो दी गई है, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन अब इसको निशाने पर लेगी और महबूबा मुफ्ती को खासतौर पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल बुशरा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हल्फ लेने के तुरंत बाद जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और ये कहा, सवाल या निशान उठाए राजीव जसरोटिया के आने पर, उसके बाद सियासी हल्कों में भी हलचल मची है, क्योंकि उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है बीजेपी ने जो दिया है। हालांकि जो राम माधव है उन्होंने ये वाजे किया कि जो पहले भी जो दो मंत्री उन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा, वो इसलिए सौंपा कि जो मीडिया ने दिखाया उसका जो परसेप्शन लोगों में गया वो ठीक नहीं था, उसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन राजीव जसरोटिया की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई बयानबाजी की हो या वहां जाके रैली को संबोधित किया, लेकिन वो उसमें शामिल जरूर थे। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर ये किस तरह से उनको क्यों हटाया गया। अगर उसी सेम बात के लिए अगर दूसरे एमएलए को मिनिस्टर बनाया गया है, तो फिर उन दोनों को क्यों हटाया गया था। इसके साथ साथ मुझे ये बताइए राजन, की प्रिया सेठी की बात करें या हम बाली भगत की बात करें, इन दोनों को हटाया गया है। प्रिया सेठी की खासतौर पर अगर बात की जाए तो उनको तो नॉमिनेट करके लाया गया था। आखिर इन दोनों की अगर हम बात करें तो क्यों इनको हटाया गया है? क्या इनके काम से खुश नहीं थे या फिर उन्हें कोई और नई जिम्मेदारी दी जा सकती है? जी बुशरा, मैं आपको बता दूं इसमें दो अहम बातें हैं। एक बात यह है कि संघ की ओर से जो इनका रिपोर्ट कार्ड गया बाली भगत का और प्रिया सेठी का, ये ठीक नहीं था जो जराये के हवाले से खबरें हैं। और दूसरी जो अहम बात इसमें है कि पार्टी इस वक्त उनकी नजर है 2019 के लोकसभा इंतखाब के ऊपर, और वो चाहते हैं पार्टी को जमीनी स्तर पर उनको पुख्ता किया जाए। और ये प्रिया सेठी जो वुमेन सेल की काफी अच्छी जो लीडरान हैं बीजेपी की, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और किसी तरह फिर से जनता के बीच में जाएंगे और जो पॉलिसीज हैं जो मरकजी हुकूमत की उनको उनके सामने रखेंगे, ये उनको दिया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर प्रिया सेठी को निकाला गया है और उसकी जगह महिलाओं को जगह नहीं दी गई है काबीना में, तो इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि
इससे एक गलत मैसेज भी जाएगा कि बिल्कुल राजन, और ये कठुआ मामले के फौरन बाद ये हुआ है कि जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट की बात बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन एक वाहिद वो मिनिस्टर थी जो कि नॉमिनेट करके लाई गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें हटा दिया गया और कोई नया चेहरा भी सामने नहीं आया है। और जैसे ही रद्दबदल हुआ है काबीना का, फौरन ये कंट्रोवर्सी में भी आ गया है। देखना ये होगा कि पीडीपी की तरफ से खास तौर पर क्या जवाब इस पूरे मामले को लेकर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मैं सुंदर गुप्ता, मैं सुनील कुमार शर्मा, आई शक्तिराज परिहार, मैं सतपाल शर्मा, आई राजीव जसरोटिया, मैं मोहम्मद खलील बान, आई देवेंद्र कुमार मन्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दुर्गांव गांव में हुए इस तसादुम के दौरान एक शहरी भी हलाक हुआ है। इसके अलावा कई शहरियों के जख्मी होने की भी इत्तला है। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त समीर टाइगर और आकिब अहमद के तौर पर हुई है। समीर टाइगर दरगांव का ही रहने वाला है, जबकि आकिब राजपुरा का बताया जा रहा है। जबकि क्रॉस फायरिंग की जद में आने से हलाक हुए शख्स की शिनाख्त अरिहाल गांव के रहने वाले शाहिद अहमद के तौर पर हुई है। फायरिंग में जख्मी हुए 5 अफराद को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। तसादुम में 44 RR का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए 92 बेस हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। द्रवगांव में प्रेजेंट्स की इंफॉर्मेशन मिली थी 9 बजे के आसपास, तो 9:30 बजे करीब कॉर्डन स्टार्ट किया गया और तकरीबन 10 बजे के आसपास मिलिटेंट ने फायर करके अपनी प्रेजेंस बताई। और उसमें जो पहला इनिशियल फायर हुआ था उसमें आर्मी के मेजर शुक्ला और एक और इनका बॉडी वो माइनर इंजरी है उनकी, वो लगे। उसके बाद फिर हम लोग हमने उसको घेरा हुआ था। उसका तकरीबन 3 घंटे के आसपास चला हुआ इनकाउंटर, एक्टिव इनकाउंटर। और उन्होंने फिर भागने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें CRPF, 44 RR और स्टेट पुलिस पुलवामा सबने मिलकर इसमें फायरिंग किया। उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। क्या आइडेंटिफिकेशन सर सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है समीर टाइगर बनना? आइडेंटिफिकेशन में जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक तो समीर टाइगर द्रवगांव का और दूसरा आकिब खान, ये तो आइडेंटिफाई अभी तक हुआ है। कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक सियासी लीडर का वहाँ कत्ल किया गया, क्या इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी समीर टाइगर की? हाँ, जहाँ तक इंटेलिजेंस सोर्सेस से हमें पता चला कि उसमें इन्हीं दोनों की कार्रवाई की गई थी। और इस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, अगर बात की जाए कि हिजबुल का कमांडर था समीर टाइगर, और ये भी कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर उसने दरअसल नौजवानों को शामिल किया था और एक तरह से उसके मारे जाने से हिजबुल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आकिब की अगर बात की जाए तो उसके हवाले से क्या कुछ खबर है? क्या वो भी हिजबुल में ही शामिल था? बिल्कुल बुशरा, देखें जिस तरह से 2014 और 2016 के बीच में मिलिटेंसी एक नए उरूज को पकड़ने जा रही थी, क्योंकि बुरहान वानी के बाद, उनकी हिलाकत के बाद जो 2016 में समीर टाइगर ने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो खबरों में रहे, सोशल मीडिया पे रहे। चंद दिन कबल उन्होंने एक शख्स को अपने गिरफ्त में लिया था और उससे पूछताछ की थी कि आप फौज पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते हैं, और उनके थ्रू एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने मेजर शुक्ला को एक मैसेज भेजा था कि मुकाबले के लिए तैयार रहें। इत्तेफाक मानिए या हादसा मानिए कि एक दिन गुजरने के बाद ही मेजर शुक्ला और उसकी टीम जाए वारदात पे पहुंच गई, जहां पर इंटरसेप्ट हुआ था और समीर टाइगर और आकिब को वहां पर सरेंडर करने की पेशकश की गई और इब्तिदाई हमले में ही फौज का मेजर जो है वो जख्मी हुआ। बाद में इनकाउंटर कुछ घंटे तक चला, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लाशों की शिनाख्त की गई, जिसमें समीर टाइगर और आकिब की लाशें बरामद की गई। इसके साथ ही इलाके में पुरतनाव सूरत हाल है और पथराव के वाकयात अभी भी जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने के बाद हिफाजती हमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो इस इलाके में अभी भी मौजूद हैं, जहां पर आखिरी इतलात मिलने तक पथराव जारी था। साथ ही आकिब के बारे में भी ये इतलात फराहम की गई हैं कि आकिब भी हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, जहां समीर ने अपनी पढ़ाई 8वीं जमात के बाद छोड़ दी थी। उसके बाद पुलिस तर्जुमान के मुताबिक समीर टाइगर ने कई पथराव के वाकयात में हिस्सा लिया। उसके बाद कई अशखास को उन्होंने
पकड़ा भी, उनको टॉर्चर भी किया और उन्हें मेन स्ट्रीम सियासत से दूर रहने की सलाह भी दे दी। और उसके बाद कई एक ऑपरेशन में समीर टाइगर जो है भाग निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन आज का ऑपरेशन उनकी जिंदगी का ये आखिरी ऑपरेशन साबित हुआ और अपने ही पड़ोसी गांव में ही, द्रबगाम में ही वो आज के इस ऑपरेशन मारे गए। इसी तरह आकिब के बारे में भी जाना जाता है कि वो जहां समीर टाइगर, रियाज नाइक को लगातार हिजब के जो डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर अभी हैं, इनको सोशल मीडिया पर इकट्ठा देखा गया कई वीडियोस में, जिसमें आकिब भी शामिल था। और रियाज नाइक को, समीर टाइगर और उसके बाद आकिब को करीबी साथियों में शुमार किया जाता था हिजब के, जिसके बाद आज के इस ऑपरेशन के बाद राजपोरा और द्रबगाम के इन 2 मिलिटेंट की हिलाकत के बाद इलाके में जरूर जो ऑपरेशन ऑल आउट 2 का असर है वो काफी हावी दिखाया जा सकता है। साथ ही बुशरा, आपको याद होगा कि इस इलाके में जो ही ये खबर फैली कि इलाके में समीर टाइगर और आकिब और एक आम शहरी शाहिद अहमद की हिलाकत के बाद सूरत हाल इंतहाई पुरतनाव और पुरचैलेंज थी, जिसके बाद रियासती पुलिस ने फौरी तौर पर यह रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की, जिसके बाद इंटरनेट सर्विस को ठप कर दिया गया। साउथ कश्मीर के किसी भी इलाके में सर से बात तजम्मुल, हम लगातार ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट अब 2 की भी बात करें, पार्ट 2 की, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट्स की हलाकत लगातार हो रही है। लेकिन आम शहरियों की अगर हम बात करें तो उनकी जो हमदर्दी अभी मिलिटेंट्स के साथ उसी तरह से बनी हुई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बातचीत ही एक वाहिद इस मसले का हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कठुआ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और इस मुतालबे को लेकर कठुआ के आसपास के तकरीबन आधा दर्जन गांव के लोगों ने मुजाहिरा किया। बुधी गांव में हुए इस मुजाहिरे में बरनोटी और नानत, थनून और पथराड गांव के लोग शामिल थे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड उठा रखा था। उनका कहना है कि मुतासिरा बच्ची और मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। मुजाहिरीन ने कहा है कि सरकार को लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। और वहीं चौधरी लाल सिंह ने कठुआ रेप और कत्ल मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने आज कालीबरी चौक से शुरू हुई रैली कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। साबिक वजीर जंगलात लाल सिंह ने जुलूस की क़यादत की। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमपी मुजफ्फर हुसैन बेग ने आज सोपोर में शेर कश्मीर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल और सीड प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस यूनिट के कायम होने से बीज की आला क्वालिटी की दरियाफ्त हो सकेगी, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर पीडीपी लीडर ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटी में तहकीकी काम के फरोग देने के लिए हुकूमती सतह पर पूरी कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को एमपी डेवलपमेंट फंड से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर हुकूमत के हज और आबपाशी के वजीर ममलकती सैयद फारूक अंद्राबी ने दरगाह आला हजरत में हाजिरी दी। उन्होंने रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से चादर पोशी की और मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। सैयद फारूकी 12 लोगों के काफिले के साथ दरगाह पहुंचे। इस दौरान अंद्राबी ने सियासी मसाइल पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो यहां अकीदत के लिए आए हैं और इसीलिए कोई भी सियासी बयान नहीं देंगे। स्कूली सतह पर दूर दराज के इलाकों में खेल और नौजवानों में छुपे हुए हुनर को सामने लाने के लिए खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल जैसे मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। इसमें कसीर तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हंदवाड़ा में मकामी तंजीम की जानिब से फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में हंदवाड़ा के अलावा राजवार, मागम और मावेर से आए मरीजों को चेकअप किया गया और तशखीस के एतबार से उन्हें जरूरी दवाइयां भी दी गईं। वसीम मेमोरियल हेल्थ सेंटर की जानिब से मुनक्किद कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर आसिफ अकबर सोफी और हंदवाड़ा के एसएसपी गुलाम जिलानी ने किया।
बांदीपोरा में आज ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से रैली की गई। इस रैली में लोगों को तंबाकू से मुज़र नुकसानात से बेदार किया गया। बांदीपोरा के डीडीसी और एसएसपी बांदीपोरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी वर्कर्स और महकमा सेहत के मुलाजमीन ने भी रैली में हिस्सा लिया। जम्मू में डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑन जम्मू एंड लद्दाख पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का इनेकाद पनुन कश्मीर की तरफ से किया गया। इसमें डॉक्टर अजय चरुंग, डॉक्टर अग्निशेखर और एडवोकेट अंकुर शर्मा के अलावा कई और मुकर्रिरीन ने सेमिनार के टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कई कुछ शरारती अनासिर जम्मू की डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश कर रहे हैं। आज गांदरबल के लार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर और एमएलए इशफाक जब्बार की सदारत में मीटिंग मुनक्किद की गई। कारकुनान से पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए और मेहनत करने को कहा गया। इस मौके पर इशफाक जब्बार ने कहा कि रियासत में जो भी खून खराबे हो रहे हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। रोड सेफ्टी वीक का आज आखिरी दिन है और इस मौके पर बांदीपोरा में महकमा ट्रैफिक की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोड सेफ्टी वीक की बेहतरीन कवरेज के लिए जी सलाम के रिपोर्टर शहजाद हुसैन को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर कसीर तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया और डीडीसी बांदीपोरा और एसएसपी बांदीपोरा मौजूद रहे। अफसरान ने खिताब करते हुए लोगों को ट्रैफिक के मुख्तलिफ कवानीन पर रोशनी डाली। 29वें रोड सेफ्टी वीक का आज इख्तिताम पजीर हो रहा है और रोड सेफ्टी वीक के आखिरी दिन डीसी बारामूला नसीर अहमद नक्काश ने एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और उसे रवाना किया। ये रैली महकमा मोटर व्हीकल की जानिब से इनेकाद की गई थी। इस रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर आरटीओ नूरुद्दीन अंदराबी भी मौजूद रहे। डीसी बारामूला ने खिताब करते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाशदारी करने की सलाह भी दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। पूरी दुनिया में मशहूर सयाही मकाम गुलमर्ग में सड़कों की हालत खस्ता है। यहां रोजाना हजारों की तादाद में सयाह आते हैं, लेकिन सड़कों की अबतर हालत गुलमर्ग की खूबसूरती में बदनुमा दाग सी लगती है। इतना ही नहीं, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स भी डैमेज हो गया है। इसको लेकर एक मकामी ने जी मीडिया से बात की और तमाम तर मुश्किलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल से इंतजामिया को कई बार वाकिफ कराया गया, लेकिन उनके कानों पर जू भी नहीं रहेंगी। किश्तवाड़ और एतराफ के इलाकों से लगातार पानी की किल्लत के वाकयात सामने आ रहे थे। इस बीच किश्तवाड़ के सब डिवीजन मारवा वारवान इलाके के 9 गांव में पानी की शदीद किल्लत है। लोगों का कहना है कि कागजी तौर पर इलाके में पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन जमीनी सतह पर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं जी सलाम की मुहिम की। जी सलाम की मुहिम में हम बात करते हैं ऐसे मदारिस, ऐसे तालीमी इदारों की जहां बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम तो दी जाती है, लेकिन सरकार की जानिब से इन मदारिस को खास तवज्जो नहीं दी जाती। सरकारी नजरअंदाजी का शिकार ये मदारिस इसके बावजूद भी बच्चों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां के बेमिना इलाके में वाक़े सबीउल हुदा मदरसे के बारे में जानने की हमने कोशिश की। जी सलाम की मुहिम के तहत जब हमारी टीम श्रीनगर के बेमिना इलाके में सबीउल हुदा मदरसे पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। इस मदरसे की अगर हम बात करें तो यहाँ बेहतर तालीम तो बच्चों को मिल रही है,
लेकिन ये मदरसा बुनियादी सहूलियात से काफी दूर है। जहां पर ये मदरसा है वहां गाड़ी भी मुश्किल से जाती है। यहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क भी कच्ची मिट्टी से बनी है। मदरसे को सरकारी तौर पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मदरसे के मुफ्ती एजाज अहमद का कहना है कि बच्चों को दीनी तालीम हासिल करके फिर सरकारी नौकरी हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के मदरसे खुदा के रहमो करम पर चल रहे हैं और रियासती हुकूमत भी मदरसों की इक्तिसादी मदद करने में ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रही है। जहाँ तक तालीम का मसला है कि इनको कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए, जदीद समाज से जोड़ने के लिए नए मौक़े फराहम हों, उनको मॉडर्न तालीम दी जाए, इससे कौन इनकार कर सकता है। हमारे सामने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वाज़ेह मिसाल है कि आपने ग़ज़वे बद्र के मौके पर जो कुफ़ार के अफराद कैदी बना लिए थे, उनको छोड़ने के लिए जो मशवरे में एक बात तय हुई वो ये थी कि जिस फ़र्द को जो तालीम आती हो वो हमारे 9 मुस्लिम सहाबा को सिखा दे, उसके बदले में वो आज़ाद है। बताइए, क्या वो सिखाने वाले काफिर थे ना? क्या वो उनको कुरान सिखाते? क्या वो उनको हदीस पढ़ाते? वो तो उनको दुनिया का कोई इल्म देते ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बदले में उनको आज़ादी का परवाना दिया। बच्चों को मदरसे के असतिज़ा ही उनको बुनियादी सहूलियात जैसे 2 वक्त का खाना, मदरसे में रहना, यही लोगों की मयस्सर कराते हैं। मदरसे के बच्चों से जी मीडिया ने जब बात की तो बच्चों ने बताया कि मदरसे में तालीम तो तसल्ली बख्श है, हालांकि बच्चे कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। मदरसे में बच्चों को बेहतर तरीके से दीनी तरबियत और दुआ व कुरान की तालीम देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी से चल रही है यहाँ, और ये कोशिश चल रही है उस्ताद की कि बच्चे अच्छी तरह मेहनत करें और तालीम हासिल कर सकें। वहीं अगर हम कश्मीर में चल रहे मदारिस की बात करें तो इनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन सभी मदारिस का काम बच्चों को बेहतर तालीम देना ही है। मदरसा सबीलुल हुदा में हम मौजूद हैं और हमने बात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ खेल कूद का इंतजाम भी बच्चों के लिए रखा है। इन बच्चों से मिलने के बाद इतना तो हमें ज़रूर लगा कि ये बच्चे जो हैं बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हैं, मिजाज से और तरबियत से भी मुख्तलिफ हैं। ये जब यहाँ से फारिग होंगे तो इनका जो काम होगा वो दूसरे बच्चों से कदर मुख्तलिफ होगा। इतनी कम उम्र में आप जब नमाज जमात बाज़ाब्ता तौर पर अदा कर पाते हैं, फजर के नमाज पर आपका सूरज जो है तुलू होना तय है, उसके बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज अशा अदा करने के बाद ही आपको बिस्तर पे जाने की इजाज़त मिलती है। ये तरबियत और ये सारी चीज़ें जो हैं एक दानिशगाह में आपको मिलती हैं, जहाँ से इंसान और इंसानियत का फलसफा शुरू हो जाता है। बेमिना के इस मदरसे की बिल्डिंग भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी बच्चे जैसे तैसे करके मदरसे में पूरे जज्बे के साथ तालीम के नूर से आरारास्त होते हैं। हमने ये सुना है कई बार कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कई रियासतों में मदरसा बोर्ड के उन्वान से मदारिस को माली मुआवनत की जाती है, लेकिन चूँकि हम दारुल देवबंद के मकतब फ़िक्र और इसके नज़रिए तालीम से 100% मुत्तफ़िक़ है, और दारुल देवबंद ने जो मदारिस के लिए एक मदारिस का इज्तिमाई निज़ाम मुक़र्रर किया है, राबिता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद के उन्वान से, जिसकी शाख जम्मू व कश्मीर में भी कायम है। दारुल देवबंद के इस राबिता मदारिस के प्लेटफार्म ने हुकूमत की इमदाद को यकसर कंडम किया है। हमने उसको लेने से इनकार किया है। श्रीनगर में चलने वाले ये मदरसे बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम तो फराहम करा रहे हैं, लेकिन ये मदारिस सरकार की नजरअंदाजी का भी शिकार बन रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो ये जरूरी है कि सरकार अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश करे जिससे बच्चों को एक बेहतर कल मिल सके और लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी दीन और दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। श्रीनगर से जी सलाम के लिए सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट।